नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दो उदाहरण हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक ही दिन में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर दक्षिण के दो राज्यों के दौरे पर गए, एक तेलंगाना और दूसरा तमिलनाडु। उसी दिन गए, पहले तेलंगाना गए, उसके बाद तमिलनाडु गए। तेलंगाना गए तो क्या हुआ मैं बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री को रिसीव न करना पड़े, उनसे मिलना न पड़े, इसलिए बेंगलोर चले गए HD देवगौड़ा से मिलने, और ये उन्होंने दूसरी बार किया। ये है बुरा उदाहरण कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अगर वो प्रधानमंत्री से मिलते, जो कि उनकी प्रधानमंत्री से एक समय बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और तो वो अपने प्रदेश को ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते थे, केंद्रीय योजनाओं का ज़्यादा बजट ले सकते थे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें तेलंगाना की हिस्सेदारी बढ़ा सकते थे। ये सब उन्होंने छोड़ दिया अपनी राजनीति, और वो भी राजनीति प्रदेश की होती तो भी समझ में आती बात। वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा में उन्होंने ऐसा किया, और प्रधानमंत्री ने भी उसी तरह से व्यवहार किया। उन्होंने बड़ा करारा पॉलिटिकल हमला किया KCR पर, उनकी पार्टी TRS पर। कहा कि ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियां हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आती, इनके नेताओं की पहचान भ्रष्टाचार के लिए होती है, और जिस तरह से परिवारवाद चल रहा, भ्रष्टाचार चल रहा है, उससे तेलंगाना को बचाने की ज़रूरत है। और वहाँ से निकले तेलंगाना से प्रधानमंत्री तो पहुँचे चेन्नई। वहाँ मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने, जो KCR की तुलना में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा खिलाफ है, MK स्टालिन के नेतृत्व संभालने के बाद, करुणानिधि का देहांत होने के बाद से DMK और BJP के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि BJP AIADMK के साथ थी, और ये तमिलनाडु में माना जाने लगा कि जो है ये केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी है उसकी B टीम है तमिलनाडु में AIADMK, उसको नुकसान भी हुआ। तो ये द्रमुक पार्टियां दशकों से भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तानी पार्टी बताती रही हैं और उसी नाम पर विरोध करती रही हैं। अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में भी उनकी धारणा, जो परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि ये सरकार दक्षिण के राज्यों पर, खासतौर से तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। अब ये पुराना नारा है, कोई आज का नारा नहीं है, ये 60s का नारा है, और कैसे ये हुआ ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बावजूद मालूम है इनको कि ये जो है इस मुद्दे में कोई ट्रैक्शन बचा नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि BJP और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए ज़्यादा कुछ उनके पास है नहीं। ये मुद्दा क्यों नहीं चलेगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी इस सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये प्रावधान है कि सभी राज्यों में 1ली से 6ठी तक के बच्चे अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेंगे। अब ये काम, अगर तमिल भाषा से इतना प्रेम था DMK को, तो भाई आपकी सरकार बहुत समय तक रही है। 1967 के बाद से, 67 के बाद से बहुत सरकारें आपकी बनी हैं, क्यों नहीं आपने इसे लागू कर दिया? तो आपके पास कोई तार्किक आधार नहीं है, कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए ये मुद्दा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचे तो वहाँ मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उनका उसी तरह से स्वागत किया जैसे देश के प्रधानमंत्री का एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो वहाँ आपको तेलंगाना में जो माहौल था और जो आपको तमिलनाडु में माहौल दिखा, उस दोनों में बहुत अंतर दिखाई देगा। और MK स्टालिन ने करुणानिधि का एक डायलॉग, मतलब जो वो बोलते थे, डायलॉग राइटर थे करुणानिधि, आपको पता होगा, तो वो इस तरह के वन लाइनर बड़े अच्छे बोलते थे। उन्होंने तमिल में बोला, उसका हिंदी अनुवाद ये है कि हम आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और अपने मुद्दे आप उठाना चाहते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, बशर्ते मुद्दे सही हो, तार्किक हो।
जैसे एक मुद्दा उन्होंने उठाया जीएसटी के एरियर्स का, 14,000 करोड़ रुपए केंद्र से लेने हैं तमिलनाडु की सरकार को, और जीएसटी का ये बकाया राज्य सरकार को मिलना चाहिए, और ये एक प्रोसीजर है, उसके तहत सब राज्य सरकारों को मिलता है। भाजपा शासित राज्य सरकारों का इससे ज़्यादा बकाया है, इसलिए ये नहीं कह सकते स्टालिन की जो है वो गैर भाजपा सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। लेकिन वो ये बात कहना भूल गए कि राज्य सरकार, तमिलनाडु की सरकार, उनकी सरकार 25,000 करोड़ रुपए का उस पर बकाया है केंद्र सरकार का। जो बिजली खरीदने के लिए पैसा लिया वो अभी तक, जो बिजली खरीदी उसका पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो लेना है 14,000 करोड़ वो याद है, देना है 25,000 करोड़ वो भूल गए। तो ये होता है। इसी वजह से जब आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनमें दोहरा मापदंड होता है तो उन मुद्दों का असर कम होता है। दूसरा मुद्दा था उनका भाषा का, चिरपरिचित मुद्रा। तब उन्होंने हिंदी को थोपा जा रहा है, हिंदी को जबरन लागू किया जा रहा है, ये सब मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया वो तमिलनाडु की जनता के लिए, तमिलनाडु की संस्कृति, सभ्यता, भाषा से जो प्रेम करते हैं उनके कानों में ये शहद की तरह उतरेगा। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा शाश्वत है और तमिल संस्कृति ग्लोबल है, और तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, तमिल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार नए नए कदम उठा रही है। भारत की सरकार, उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के साथ, किसी भी राज्य की भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही। हर राज्य को, बल्कि सरकार की कोशिश ये है कि यहाँ तक कि अदालतों का काम भी उस राज्य की भाषा में ही हो, जिससे लोगों को जानने समझने में, राजनीतिक जो न्यायिक फैसले हैं उनको जानने समझने में मदद मिले। अभी अंग्रेज़ी में आता है। तमिलनाडु अंग्रेज़ी भाषी राज्य नहीं है, तमिल भाषी राज्य है। तो अगर तमिल भाषी राज्य में तमिल भाषा में पढ़ाई हो, और ये भी कहा उन्होंने कि हम तो इसका भी प्रयास कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर चुके हैं कि जो उच्च शिक्षा है वो भी उसी मातृभाषा में ही हो। तो भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उस सरकार के खिलाफ ये कहना कि ये हिंदी थोपना चाहती है, और प्रधानमंत्री ने कहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने आए हैं और शिलान्यास करने भी आए हैं। 31,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो 1.5 साल पहले आए थे, शिलान्यास करके गए थे, इस दौरे में उन्होंने वो घर जो है, जो उसके लाभार्थी हैं, उनको सौंपा। तो शुरू भी हम करेंगे, पूरा भी हम करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया का इतिहास ये बताता है कि जो देश, जिस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा जोर लगाया, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो देश डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बन गया। इसलिए भारत सरकार की सारी कोशिश है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम बने, और जिन परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने आए थे वो कर्नाटक से भी जाती है, वो आंध्र प्रदेश से भी जाती है। तो उन्होंने कहा कोई एक प्रदेश का मामला नहीं है, हर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसकी भारत सरकार की कोशिश है। और ये कह के उन्होंने एक तरह से स्टालिन को कमिट करा लिया कि इस डेवलपमेंट में राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर चलेगी। तो देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर होना है, अगर चलना है, उसको स्थापित करना है, तो ताली तो दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। ये नहीं हो सकता कि आप प्रधानमंत्री के बारे में उल जलूल बातें कहें, केंद्र सरकार को गाली दें, और उसके बाद उम्मीद करें कि जो है केंद्र सरकार आपकी हर मुश्किल में मदद करेगी। मदद तो करेगी ही, क्योंकि देश का हिस्सा है कोई भी राज्य हो, उस राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो। अगर लोग संकट में है तो ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि मदद करेगी। लेकिन ये सब चीज़ें कहने बोलने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन अगर आपका रवैया ठीक नहीं है, आपके संबंध ठीक नहीं हैं, तो उनका असर हर चीज़ पर पड़ता है। आपको पहले तो कहने में संकोच होता है
कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप डरते हुए नहीं कहते हैं कि हमारे संबंध तो ऐसे हैं, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं। तो पहली कटौती तो वहीं पर हो जाती है। उसके बाद सरकार के लिए प्रायोरिटी जो है वो उन राज्यों की होती है, उन राज्यों की परियोजनाओं के लिए होती है जो इस विकास में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो। वहाँ काम तेज़ी से होता है, उसका नतीजा जल्दी आता है, लोगों को फ़ायदा जल्दी मिलता है। ये फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। लेकिन जिस तरह का उदाहरण केसीआर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस तरह का उदाहरण ममता बनर्जी प्रस्तुत कर रही हैं, जिस तरह का उदाहरण उद्धव ठाकरे प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आगे नहीं बढ़ने वाला है, उससे राज्य का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा उदाहरण है नवीन पटनायक। वो बीजेपी का साथ उनका बहुत लंबे समय पहले छूट गया, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के साथ वो संबंध राज्य केंद्र संबंधों की जो गरिमा है उसके अनुसार बनाकर चलते हैं। वो एक तरह से सबके लिए, बाकी राज्यों के लिए जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके लिए एक तरह का उदाहरण है। जिस तरह का व्यवहार M.K. स्टालिन ने 26 मई को किया प्रधानमंत्री के साथ, उसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिलना है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही भी। उन्होंने कहा कि हमारी जो स्थिति तमिलनाडु में है, राजनीतिक स्थिति, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आए, हमारी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट जो है किसी राजनीति को ध्यान में रखकर नहीं शुरू किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर, देश के विकास को ध्यान में रखकर शुरू किए जा रहे हैं। तो लेकिन आप देखिए कि जनता पर इन बातों का कैसे असर होता है। प्रधानमंत्री की सभा बहुत अच्छी हुई, रोड शो अच्छा हुआ, और अपनी सभा में जब अपने भाषण के आखिर में उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया तो पूरा जो सभा स्थल था वो भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ये रेजोनेंस है, ये प्रतिध्वनि है जो नेता को सुनाई देती है जब जनता उसके साथ होती है। तो तमिलनाडु में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी कल से बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी और बहुत बड़ा जनाधार हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु के लोग भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए तैयार है। मानेंगे नहीं मानेंगे, उसके आधार पर अपना राजनीतिक फैसला करेंगे नहीं करेंगे, ये बाद की बात है। लेकिन पहली जो सीढ़ी होती है वो ये कि लोग आपकी बात सुनने को तैयार हो, फिर आती है कि आपकी बात को एप्रिशिएट करने को तैयार हो, फिर आपकी बात के आधार पर फैसला लेने का समय आता है। तो अभी वो सीढ़ी, बाकी दो सीढ़ियाँ जो है वो थोड़ा दूर है, लेकिन अगर सुनने को तैयार हो गए हैं तो एप्रिसिएशन आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि लोग वो बात नहीं सुनते जो वो नहीं सुनना चाहते। वो इस तरह का पार्टिसिपेशन, इस तरह का जो है रेजोनेंस, इस तरह की प्रतिध्वनि तभी आती है जब लोगों को लगता है कि हम जो सुनना चाहते हैं वो नेता बोल रहा है। तो वो प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत तमिलनाडु में कर दी है, और तमिलनाडु के लिए भी अच्छा है, डीएमके के लिए भी अच्छा है, बीजेपी के लिए भी अच्छा है, प्रदेश के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए ये जो उनके कार्यकाल के 9वें साल की शुरुआत में हुआ है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दो उदाहरण हैं कि किसको अपनाया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, कौन सा देश के हित में है, कौन सा देश के विरोध में है, कौन सा प्रदेश के हित में है, कौन सा प्रदेश के खिलाफ है। तो इसके आधार पर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जिन राज्यों में जाएंगे उसके आधार पर हम धारणा बना सकते हैं कि देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कितना मोह है, उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।